बताओ क्या करा देते हैं। जोर से बोलो क्या असाइनमेंट्स है। अच्छा अच्छा कराता हूँ देखो। देखो एक असाइनमेंट शेयर किया था मैंने सब लोगों के साथ, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाला, उसमें JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन है। देखो ड्राइव में भी है, ऐसे ग्रुप में भी भेजा था मैंने, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। वन वेरिएबल कैलकुलस के लिए उतना ही काफी है, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए इतना ही का असाइनमेंट, ठीक है। बाकी जैम कदम देख ही रहे हैं, या डिस्कशन तो होगा ही इनमें। तो अभी इसका कुछ डाउट्स है देखो, तो अगर डाउट हो पहले आधे घंटे में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। आप कुछ ट्राई करते हो और अगर आपको डिस्कस करना है, जैसे जनरली आप देखते हो मैं व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन क्योंकि भेज बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रोज, मतलब 100, मतलब ऐसे बाहर वाले लोगों का भी नंबर मेरा पब्लिक है यूट्यूब पे भी, तो कोई भेजता रहता है कुछ ना कुछ। अब अगर मैं सबको सोल्यूशन भेजूंगा तो मैं अपना है ना PhD कब करूंगा, तो मैं इसलिए सोल्यूशन बता नहीं पाता पर्सनली व्हाट्सएप पे। तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं, क्लास 7 दिन हो रही है ना, डेली 2 घंटे की क्लास चल रही है, तो आप पहले आधे घंटे चाहो तो डाउट डिस्कस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले 1.5 घंटे हम लोग 1.5 आवर थ्योरी करेंगे, और संडे तो 3 घंटे डाउट क्लास हो ही रही है। फ्यूचर में बताया था मैं प्लान कर रहा हूँ कि सैटरडे संडे डाउट क्लास कर लेंगे 3-3 घंटे का, या सैटरडे 4 घंटे का भी चल सकता है उस तरह से, और बाकी 5 दिन थ्योरी चलेगी। तो वो है ना, तो क्योंकि पर्सनली व्हाट्सएप पे सोल्यूशन नहीं भेज पाता हूँ, सो यही डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो डाउट पूछने में शर्माना मत, शर्माओगे तो आपका लॉस है इसमें, क्योंकि आप सीखने के लिए आए हो, और सीखने के लिए आप क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन जितना पूछोगे उतना ज्यादा सीखोगे आप, ठीक है, सबके लिए। तो आप ये मत सोचोगे ना क्लास में पूछेंगे लोग, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब आप अच्छे स्टूडेंट में से हो, आप ट्राई कर रहे हो, ये चीज है। सो डाउट पूछोगे तो उतना अच्छा, उतना ज्यादा सीख पाओगे आप। हाँ सुमेश जी बताइए। मैं सर ये पूछा था, कल आपने प्रॉपर्टी में सर जो एक क्वेश्चन कराया था, प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x1 x2 करके करा रहे थे, तो जो वो x1 मतलब कैसे लिया, मतलब वो समझ गया मुझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम एक्सपेंस, वो तो अगले क्लास का है, मतलब बैच 2 का बात कर, बैच 1 9 to 11 में। हाँ कल करा रहे थे ना उसमें। तो 9 to 11 में कराए थे ना वो, हाँ हाँ। तो वो तो उस बैच में पूछे वो मैक्सिमम। हाँ तो उसमें क्या डाउट है? उसमें एक्चुअली जो हम एक्चुअली क्या क्वेश्चन था, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 प्रॉपर्टी निकालनी थी ना, उसमें इक्वल टू 1 था शायद मेरे ख्याल से, तो मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं वो। हाँ मैं बता देता हूँ, वो ऐसा है, वो ये था कि मैक्सिमम ऑफ x1, x2 इज मोर देन 1। ये तो इसमें जो आपने बोला था मैक्सिमम x1 मतलब x1 आपने लिया था लास्ट में, नेक्स्ट लाइन पे जो आपने। हाँ तो यहाँ पे वो मैं थ्योरम लिख देता हूँ, फिर इसको सॉल्व कर पाओगे। पहले भी लिखा था मैंने ये थ्योरम। अब इस बैच में मैंने एक क्वेश्चन कुछ दिन पहले सॉल्व किया था, जहां पे आई थिंक ऐसा कुछ था, मिनिमम ऑफ x, 1 माइनस x मोर देन 1/4। ये क्वेश्चन हमने इस बैच में डिस्कस किया था कुछ दिन पहले, तो ये रिजल्ट वहां भी यूज किए थे मैंने। ये जैम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी जो अभी लिखा था वो भी जैम का आया हुआ है, ये भी जैम का आया हुआ क्वेश्चन है, मीन या मैक्सिमम जो भी था। तो ये आया हुआ क्वेश्चन इस एग्जाम में है, जहां x का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन होगा। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो हमने एक थ्योरम लिखाए थे, मैं रिपीट कर देता हूं। सो वो थ्योरम ये होता है, तो ये सिर्फ रैंडम वेरिएबल नहीं, किसी भी नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है ना। जी जी देखिए आप इसको याद रखिएगा, बहुत हेल्प करेगा, ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज हम एस्टिमेशन में भी खूब यूज करेंगे वहां पे, जब एमएलई फाइंड करेंगे या ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में आएगा। तो यहाँ क्या होता है देखिए, अगर ऐसा है कि लेट मान लीजिए कोई x1, x2, k, ये कोई रियल नंबर है, मान लीजिए तीनों रियल नंबर है ना, दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहला ये है, पहला पार्ट थ्योरम को 2 पार्ट में लिख देता हूं। सो अगर ऐसा होगा कि मैक्सिमम ऑफ x1, x2 इज लेस देन इक्वल टू k। अब देखिए x1, x2 में जो मैक्सिमम है, जो ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे सोच पाओगे, जैसे x1 मान लीजिए छोटा है, x2 ज्यादा है, सो लेस देन, मैं भी अज्यूम किया कि x2 ज्यादा है, तो अगर x2 लार्जर है तो x1 छोटा होगा, और मैक्सिमम जो भी इनमें से वो k से कम है, तो इसका क्या मतलब है, x1 भी k से कम होगा और x2 भी k से कम होगा। ये एग्री करते हैं आप, समझ रहे ना क्या बोल रहा हूं मैं?
कि अगर मैंने मान लिया कि x1 x2 में लार्जर जो है मैक्सिमम जो है वो x2 है, सो x1 लेस देन x2 होगा अगर x2 लार्जर रहते हो, और इसने बोला जो मैक्सिमम वो छोटा है k से, तो इसका मतलब है तो ये होता है इफ एंड ओनली इफ x1 विल बी लेस देन इक्वल टू k एंड x2 विल बी लेस देन इक्वल टू k। तो ये रिजल्ट मैंने उस क्वेश्चन में यूज किया है जो आप पूछ रहे थे कल बोले हैं, वो यूज किया है। फिर अगर मिनिमम आ जाए, तो अगर मिनिमम आ जाए सो यस, तो वो रिजल्ट फिर ग्रेटर में होगा दिस। अब यहां समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूं इसका मिनिमम, तो मिनिमम जैसे x1 x2 में मान लीजिए x2 मिनिमम है। आलोक आपका माई कौन है? हाँ, सो अगर मान लीजिए x2 मिनिमम है इनमें से, इसका मतलब क्या है, मैं अगर अज्यूम करता हूं कि x2 छोटी है तो इसका मतलब x1 उससे ज्यादा होगा, और इनमें से बोल रहा है जो मिनिमम है वो k से ज्यादा है, तो x2 भी k से ज्यादा होगा और x1 भी k से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पे मतलब है सो ये रिजल्ट है। तो कभी जैसा मैक्सिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम है और मोर देन इक्वल टू है, तो पहले हमारा काम है कि उसको लेस देन इक्वल टू बनाएं। कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट लेके। ठीक है, अगर कभी मिनिमम है और यहाँ मोर देन इक्वल टू है तो ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू रहेगा क्वेश्चन में तो आपको मोर देन इक्वल टू बनाना है ताकि ये थ्योरम यूज कर सके। सो ये मैक्सिमम वाला लेस देन इक्वल टू पे काम करेगा, मिनिमम वाला ग्रेटर इक्वल टू पे काम करेगा। और ये ऐसे आप याद रख सकते हो इस तरीके से कि इन दोनों का जो मिनिमम है, तो ये मिनिमम छोटा है तो मैक्सिमम ज्यादा होगा, इससे तो सारी वैल्यू k से ज्यादा ही होगी। यहाँ पे यही कह रहा था कि अगर x2 ज्यादा है तो x1 ज्यादा, और ये लेस देन k है तो ये भी लेस देन k है और ये भी लेस देन k है, इस तरीके से। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो इसी को मैंने यूज किया था। अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप ट्राई करके आप देख सकते हैं, आप तो अब हो जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ भाई आदित्य, तुम्हारा ये क्वेश्चन था, क्या है वो क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 0 x टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 by x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 by x, और ये तुम्हारा कितना तक है? 15 by x। हाँ, अब कह रहा है इसकी लिमिट बताओ, x टेंड्स टू 0 प्लस दे रखा है, 0 प्लस का मतलब है राइट हैंड लिमिट एट 0। सो आपको ये लिमिट निकालनी है। पहले आप में से कोई सजेस्ट करो कैसे करोगे सॉल्व। आइडिया है? इसमें जैसे x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 पार्ट होता है और उसको यूज किया तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाले में को फंसा, तो क्योंकि x 0 पे है तो 1 by x वो अनबाउंडेड की तरफ चल रहा है, तो बड़ी वैल्यू है। वो छोड़ो, ये बताओ इसको अगर ओपन करेंगे सो लेस देन इक्वल टू क्या, मोर देन इक्वल टू क्या, ऐसा कुछ होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 का ग्रेटेस्ट रीड वैल्यू कितनी होती है? 1। सो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होती है? यहाँ पे क्या होगा? इसका इनइक्वालिटी क्या है? x माइनस 1 और तो ये 1.5 से कम है ना, और 0.5 से ज्यादा है, चेक करो ये जो वैल्यू है। तो कहने का मतलब ये एक रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिजल्ट है। तो देखो जब भी इस तरह कॉन्सेप्ट आते हैं, मान लो भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, जैसे अभी आपने देख लिया तब इसको आगे यूज करना है आपको। तो ये एक रिजल्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x होगी वो x से लेस या इक्वल होगी, और x माइनस 1 से आई थिंक मोर देन होगा। ठीक है, अभी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोर या इक्वल अभी ये यूज कर लेते हैं, है ना। यहाँ तुम इक्वलिटी हटा भी सकते हो तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ स्ट्रिक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब है ना, इंटीजर पे इक्वल हो जाएगा, इंटीजर रहेगा तो, और नॉन इंटीजर है तो लेस देन x होगा हमेशा। सो इस तरीका का केस है, सॉरी। अब इसी पे तुम सबको ब्रेक कर दो, देखो मैं इसी कॉन्सेप्ट पे मैं सबको लिखता हूँ। अब
सो 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1/x, मोर देन क्या होगा? 1/x माइनस 1। ओके है? फिर 2/x मोर देन 2/x माइनस 1। यहाँ तुम है ना, ये हालांकि इक्वल नहीं होगा, बट कोई एक है तो ट्रू है, अगर इक्वलिटी में लगा दे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो जैसे मान लो लिखा हुआ है 2 है जो है, जैसे मैं लिखता हूँ ना, हम जानते हैं कि 2 लेस देन 3 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, दिस इज ऑल्सो फाइन। बट हाँ वो तो स्ट्रिक्ट के लिए बात करोगे तो वैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इक्वलिटी हटा दो। सो तो यहाँ तुम जस्ट वो रखो, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है वही यूज करो। सो चलता रहेगा एंड तक। सो इसको मैं एंड तक लिखूंगा तो लास्ट होगा 15/x माइनस 1 लेस देन 15/x, ग्रेटेस्ट रियल वैल्यू लेस देन इक्वल टू 15/x। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 15, अब इस पूरी इक्वेशन को तुम ऐड कर दो। सो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो क्या होगा? और x तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने की क्वालिटी चेंज होती है क्या? नहीं ना। तो मैं एक काम करता हूं, तुम x से मल्टीप्लाई, देखो तुम्हारी मर्जी है, चलो अगर मैं x से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अगर यहां मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां क्या हो जाएगी? यहां भी x मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां भी x मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां x मल्टीप्लाई करो, मेरा x क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है ना, उसने बता रखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, पॉजिटिव है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं सब में x मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब ऐड करो, तो पहले क्या किया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मोर देन x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x, फिर x से मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं पूछना चाहता हूं इन सबको ऐड कर लो, ये तो बस समझाने के लिए था, सॉरी इसको हटा दो, इसका जरूरत नहीं है, मतलब ये तो पहला तो रिजल्ट था, तो मेनली यहाँ से स्टार्ट करो, ये पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, और 15वां इक्वेशन ये है। सो ये तो जस्ट रिजल्ट था एक। सो इन सबको ऐड कर लो, समझ आ रहा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इन सबको ऐड करो, क्या होगा? हो जाएगा 1/x प्लस 15/x। सो ये सबको ऐड कर लोगे तो लेस देन इक्वल टू, देखो x कट चुका है, इसका x कट गया, तो 1 से 15 तक का सम कितना होता है? 120। और ये मोर देन होगा, ये x कट चुका है, तो 120 माइनस 15x। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा दो, इधर भी इधर भी इधर भी, तो इसकी लिमिट हो गई 120 और इसकी लिमिट हो गई 120। तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि अगर हमने सीक्वेंस में भी देखा होगा सैंडविच थ्योरम, an लेस देन इक्वल टू bn लेस देन इक्वल टू cn, तो an और cn की लिमिट अगर इक्वल है तो bn बीच में है ना, तो अगर an और cn की लिमिट इक्वल तो बीच वाले की इक्वल ही होगी, तो इसका मतलब ये हो गया कि 120 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर 120 है, क्योंकि इसकी लिमिट 120 और x टेंड्स टू 0 पे इसकी लिमिट भी 120, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट भी 120 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। सैंडविच थ्योरम लगाया, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट तुम्हारा जो डाउट था नेक्स्ट डाउट क्या है? देखो सेकेंड वाला, इसमें क्या पूछा गया तुमने? ये हालांकि बाद में आएगा, एवरी पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ जी जहां तक एफ एक्स और जी एक्स का मैक्सिमम इक्वल है ना, एफ एक्स जी एक्स का मैक्सिमम। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको एग्जाम्पल ए करना पड़ेगा, तभी मैंने वहां तो नहीं कराए हैं। फॉर एवरी इंटीजर एन ए एन बी एन बी ए रियल नंबर सच दैट, ये ट्राई कर सकते हैं। तो हालांकि इसका डिस्कशन बाद में होगा, लेकिन ठीक है तुम पहले कर रहे हो, अच्छी बात है। सो दूसरा वाला जो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, एफ एक्स तुम्हारे पास दे रखा है
ए एन प्लस साइन पाई एक्स और बी एन प्लस कॉस पाई एक्स। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू 2n टू 2n प्लस 1, यही है ना, 2n प्लस 1। एंड दूसरा है x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 टू 2n। इस तरीके से फॉर ऑल इंटीजर f इज कॉन्टिन्यूअस देन विच आर द फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल n। तो अब पहला ऑप्शन तुम्हारे पास है ए एन माइनस 1 माइनस बी एन माइनस 1, ये जो क्वेश्चन है दिस इज 0, चेक कर लो इसमें क्या दिक्कत है। सो तुम n को फिक्स कर लो, ऑप्शन आउट हो जाएगा। अगर तुमसे मैं ये पूछूं यहां से, इसने कहा दिस होल्ड्स फॉर ऑल, सो यहाँ पे n क्या है तुम्हारे पास, n जो है वो जो फॉलोइंग होल्ड्स फॉर ऑल n क्या है, एवरी इंटीजर n, इंटीजर कोई भी n हो सकता है। अच्छा, तो n कोई भी इंटीजर है, ओके। तो इंटीजर पे साइन की वैल्यू कितनी आती है, अगर n इंटीजर है तो क्या होगी, और क्या बता रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। So if f is a continuous function, which of the following holds for all n? This holds for all n. For all n belongs to integer. तो n को तुम कुछ फिक्स क्यों नहीं कर देते? मान लो n को अगर 0 रखता हूं तो ये मेरा फंक्शन क्या बनेगा बताओ। अगर तुम n को 0 पुट कर दो इसमें तो फंक्शन क्या होगी, सो द फंक्शन इज क्या होगी बताओ। n को 0 रखता हूं मैं, सो a0 प्लस n को 0 रख रहा हूं, n को नॉट x, तो n को 0 रख रहा हूं, ठीक है। तो fx लिख रहा हूं तो क्या होगा, n को 0 तो साइन पाई x ही रहेगा, और n को 0 पुट कर रहे हैं ना आप जस्ट। यहां x बिलोंग्स टू क्या होगा बताओ, इंटरवल क्या होगा x का, n को 0 रख रहा हूं मैं, सो 0 to 1, और यहां होगा b0 प्लस cos पाई x, ठीक है। जहां x बिलोंग्स टू व्हाट, n को 0 रखो, सो क्या होगा -1 to 0, ओके। अब तुम्हें क्या बताया गया है, तुम्हें बताया गया है कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। वो सही बोल रहा है ना कि ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, एक क्वेश्चन दे दिया आपको fx, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लास्ट क्लास में कॉन्टिन्यूटी देख रहे थे ना आप लोग शायद, हाँ देखा था ना डेफिनेशन कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन वैल्यू। तो ये पे चेक कर लो 0 पे, मुझे बताओ 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इस फंक्शन की। मैं आपसे अगर पूछूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ये कितना है, और नेक्स्ट क्लास तक आप लोग भी असाइनमेंट फिनिश कर लेना। आज मैं डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करूंगा, मैं असाइनमेंट ग्रुप में भी पोस्ट कर देता हूं, फिर से ये असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेना। जब तक तुम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। मैं दोबारा एक बार टैग कर देता हूं वो असाइनमेंट जो करने हैं। बाकी मटेरियल तो बहुत सारे हैं, आप कितना प्रैक्टिस कर सकते हो आपके ऊपर है, लेकिन अब जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है।
मतलब ये मैं टैग कर देता हूँ, सॉल्व दिस बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये मैंने टैग कर दिया यहाँ पे। आप जाके उसको कंप्लीट करो। 87 पेज है, लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, आंसर की भी है, सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। चलो हाँ बताओ जी, इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो ही पुट करोगे आप, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट साइन पाई एक्स, पाई इंटू 0 0 हो जाएगी, तो पाई से थोड़ी कम हो जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट क्लास में क्वेश्चन था जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो वो इफेक्ट कर रहा था, अदरवाइज है ना। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0, तो ये आएगी ये 0, तो a0 हो जाएगी, a0 होगी ना। 0 माइनस, सॉरी 0 माइनस यहाँ से आएगी, सॉरी 0 माइनस यहाँ से आएगी ना। ये ऐसा है, -1 से 0 में ये है, 0 से 1 में ये है, तो 0 माइनस 0 से कम वैल्यू है, तो जब x 0 से कम है तो वो x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा ना हमारा, तो यहाँ बिलोंग करेगा, तो इसमें x को 0 रखना है। कितना आएगा? cos 0 कितना होता है? फिर b0 कैसे हो गया? अरे बाकी लोग भी चेक करो भाई, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, ये फंक्शन दे दिया मैंने तुम्हें आपको, अब आपको इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है 0 पे। सो x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x की वैल्यू 0 से कम है, तो दिस इज योर फंक्शन। अब इसमें x को 0 रख दो, तो 0 माइनस, सो cos 0 इज 1, तो ये आ जाएगी। एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ये कितनी आएगी? तो 0 प्लस इधर आ जाएगा, है ना, इस इंटरवल में, तो कितना आएगा ये? a0। अब f0 भी निकालोगे तो यही आएगा, f0 भी a0 ही आएगा। अब आपको बता रखा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वेट कर दो। तो क्या इक्वेशन मिला यहां से आपको? सो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मिला? b0 प्लस 1 इज इक्वल टू a0। तो जरा देखो इनमें से कुछ मिल रहा है, तो अगर मैं क्या करूं, a0 माइनस b0 बराबर कितना आ गया? -1। ओके, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सो a0 माइनस अरे सॉरी गलती कर दिया मैंने, हाँ, तो यहां से +1 आ जाएगा, चेक कर लो एक बारी, a0 माइनस b0 +1, ठीक है। अब तो इसका मतलब है कि +1 आ गया, तो अभी भी कुछ मैच नहीं कर रहा ना, a0 प्लस b0 है ना, तो मुझे दूसरे एंड पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा आगे। सो दूसरे एंड पॉइंट पे चेक करो, n को 1 रख के देखो अब। अच्छा MCQ MSQ है, तो MSQ है ना, अच्छा तो बताओ आगे क्या होगा। सो इसका अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन अगर लिखूं मैं n को 1 रख के, तो क्या होगा, उससे आ जाएगा। एक मिनट अब देखो, n को मैंने 0 रख के फंक्शन रखा ना, अब n को 1 रख के फंक्शन बनाओ, देन उसको चेक करो कंटिन्यूटी। हाँ आया। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट n को मैंने 0 रखा, अब n को 1 रख के देखो क्या आता है। सो 1 पे कंडीशन आएगी, एक बार -1 रख के देखो कंडीशन आ जाएगी। सो देखो
a1 minus b1 equals to -1 आ रहा। अच्छा नहीं, a1 b नहीं होगा। देखो तो अगला पार्ट करता हूं मैं अभी। तो हमने अभी क्या किया, n को 0 रखा। मैं कह रहा हूं n को 1 रख के देखो क्या होगा। तो देखो तुम लोग अभी n को मैंने 0 रखा ना, तो ये फंक्शन बना। एक बार चेक करना कैलकुलेशन, जस्ट 0 रखा तो 0 to 1 और ये -1 से 0। अब मैं इसी में आगे कंटिन्यू करूं, n को अगर मैं 1 रखता हूं तो ये फंक्शन मेरा क्या बनेगा। सो fx इज इक्वल टू आपके पास आएगा a1 प्लस साइन पाई एक्स और यहाँ b1 प्लस कॉस पाई एक्स, और इस केस में x की जो वैल्यू होगी, सो यू सी द इंटरवल, n को 1 रखो अब तो 2 से 3 हो जाएगी, ये तो 2 से 3 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब पुट करोगे n को हमने 1 रखा तो 2 माइनस 1, 1 से 2 तो 1 से 2। अगर मैं 1 पे कंटिन्यूटी चेक करूं अब, ठीक, सो 1 पे चेक करो अब आप। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम मतलब यहां से आएगी, तो इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी a नॉट प्लस 0। ठीक है, साइन पाई 0 होता है तो a नॉट, और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। सो 1 प्लस का मतलब यहाँ पे आ जाएगी, इस इंटरवल में आएगी वैल्यू, तो आएगी b1 प्लस कॉस पाई कितना होता है जी, -1। चेक करो, इसमें पुट करेंगे ना 1 प्लस, आपको बस ये देखना होता है x बिलोंग्स टू, इसमें लिखा 1 प्लस, तो 1 से थोड़ा ज्यादा है, देखना किस इंटरवल में बिलोंग करे, वो फंक्शन चूज करने हैं। सो जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इस इंटरवल में आएगी, तो ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा। तो x को 1 रखो तो cos पाई -1, तो ये आ गई। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये वाली है ना, इनफैक्ट आप f1 निकालोगे तो भी यही वाला आएगा, इधर जो आया था a नॉट, और तीनों इक्वल कर दो तो a नॉट बराबर b1 माइनस 1। तो क्या आया यहाँ से, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, a नॉट माइनस b1 बराबर -1। अच्छा तो ये आप बता रहे थे निशा। सो देखो, सो जब 1 पे चेक किया मैंने x इज इक्वल टू 1 पे, तो a नॉट माइनस b1 बड़ा कौन सा लग रहा, ट्रू, डी, ठीक है ना, ओके। ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। तो अभी मैंने 0 पे चेक किया तो ऐसा कुछ आया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था नहीं, है ना, ये 1 आया था, ये था नहीं, तो ये आउट हो गया, ऐसे तो ये आउट हो जाएगा। और अब बाकी एक मिला, a नॉट माइनस b1 -1 है। एक और तुम करके देखो, n 0 रखा, n 1 रखा, तुम n को 2 रख के देख लो चाहो तो, है ना, वो कर सकते हो, या n को -1 रख लो, जैसे तुम्हें समझ आए। सो n को तुम अगर 2 रख के देख लो, 0 1 2, तो 2 रखोगे तो आपका फंक्शन फिर बन के आएगा a2 प्लस साइन 2 पाई, मतलब साइन, सॉरी अभी तो रहने दो, साइन पाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी, इंटरवल में इनको 2 रखना है, तो 4 to 5, ठीक, और यहाँ पे आ जाएगी b2 प्लस कॉस पाई एक्स, कॉमा ये x बिलोंग्स टू आ जाएगी 2 2 4 -1, 3 से सॉरी कितना, 3 से 4 ना, सो 3 से 4। अब तुम यहाँ पे कौन सा पॉइंट कॉमन दिख रहा है, तुम कहाँ चेक किए, 0 पे चेक किए कंटिन्यूटी, 1 पे चेक किए, अब 2 पे चेक कर लो। अच्छा 2 पे चेक किए नहीं, 3 से 4 क्यों हो गया, n को हमने क्या रखा था, 1 0 फिर 1 फिर 2, अच्छा और भी ब्रेक हो रहा ना, 0 1 2, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी क्या करो, 3 पे चेक करो ना, 3 पे, हाँ 1 से 2 2 से 3, और यहाँ पे 3 से 4 4 से 5, तुम 3 पे चेक कर लो। ठीक है जी, देख लो 0 पे चेक किया पहले, फिर 1 पे, वहां पे 2 पे कर सकते थे। अच्छा 2 पे तो वहीं पे चेक कर सकते, अगर तुम 2 पे चेक करते तो क्या आता, cos 2 पाई कितना होता है 1, तो सेम ही आता है, a2 माइनस b2 1 आता। अगर तुम 2 पे चेक करोगे तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी b1 प्लस cos 2 पाई, cos 2 पाई कितना 1 ना, तो b1 प्लस 1, जैसे यहाँ पे b0 प्लस 1 आया होगा सेम। और 2 की अगर राइट हैंड लिमिट लोगे तो a1 आएगा, तो वैसे ही आ जाएगा, तो सेम आएगा ना डिफरेंस, हाँ तो ये तो आउट हो जाएगा।
तो अगर तुम 2 पे चेक करते, अगर कंटिन्यूटी मैं x बराबर 2 पे चेक करता हूं, एट x बराबर 2 पे x, तो यहाँ पे वही इक्वेशन आएगी a1 माइनस b1 इज इक्वल टू 1 आएगी। अगर देखो एक तो x है एक n है, अलग अलग है। n तो सीक्वेंस के लिए ना है हमारे पास, हमें कंटिन्यूटी x पे चेक करनी है, यहाँ x वेरिएबल है, फंक्शन है ना, तो कंटिन्यूटी x पे चेक करनी है। और ये फंक्शन हर n के लिए डिफाइंड है, तो अलग अलग n के लिए मैं पुट कर रहा हूँ। अगर तुम चेक कर लो, मान लो है ना, आंसर तो ऐसे आ गया है, लेकिन तुम अगर और एक्सपेरिमेंट करना चाहो 3 पे चेक कर लो, तो 3 पे चेक करोगे तो वही इक्वेशन आएगी x बराबर 3 पे, जो अभी तुम्हारे पास ये आई है, सेम ही सिमिलर रिलेशन आएगी, है ना। चेक कर लो एक बारी। सो हेलो, हाँ हेलो जी, नमस्ते, बताइए। हाँ, मैं व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा हूँ पेमेंट का, पेमेंट करो। अभी मैं क्लास में हूँ, मेरी 6 से 11 क्लास होती है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, तुम भेज देना व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ठीक है जी, तो देख लो, अभी कुछ डाउट है तो बताओ। हो गया ना आंसर, तो आंसर डी होगा, चेक करो उसमें आंसर की दिया है, दिया है, तुम चेक कर लेना, आंसर की भी है, सॉल्यूशन भी है वहां पे। मैं उसका सॉल्यूशन देखा नहीं क्या है, तुम उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो, उसने सॉल्व कर, उस बुक सॉल्यूशन है वहां पे, तो चेक करना, तो आंसर डी होगा, ठीक है। हाँ सर वहाँ पे जो वहाँ पे n बराबर 1 लिए थे, वहाँ पे सर a0 प्लस 1, वहाँ पे a0 कैसे हुआ था? a0 कैसे हुआ था? n बराबर 1 लिया ना, हाँ, n बराबर 1 पे तो फंक्शन आ गया। देखो एक बार n को 0 रखा तो इस फंक्शन को लिखा, फंक्शन हर नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो ये फंक्शन आ गया। अब मैं x बराबर 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो जैसे x टेंड्स टू 1 माइनस, इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 से कम है, यही ना। तो x जब 1 से कम है तो बताओ फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? यहाँ तुम्हारा 1 से 2 और 2 से 3 के लिए डिफाइंड है, तो बताओ फंक्शन तुम्हारा कहाँ पे डिफाइंड है जब x की वैल्यू 1 से कम है? चेक करो, है ना, यहाँ पे। हाँ, तो जब x 1 से कम है तो यहाँ पे फंक्शन है मेरा, तो मैंने ये वाला फंक्शन चूज किया है, ठीक है ना। x जब 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट में है तो मेरा फंक्शन है a0 प्लस साइन पाई x, x को 0 रख दिए तो a0 प्लस 0 आ गया, ये वाला आ गया, तो ये वाला फंक्शन मैंने चूज किया। यहाँ से हमें देखना है कि x की वैल्यू 1 से कम है, तो इस तरह से ब्रेक कर रहा है, n क्यों है ना, जैसे -1 से 0 में ये है, 0 से 1 में ये है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, चलता रहेगा, 5 से 6, 6 से 7, इस तरह से। तो हमने एक पैटर्न देख लिया, अब हमारे पास ये रिलेशन आ गया, तो इससे बाकी ऑप्शंस आउट हो गए, जैसे ये दोनों आउट हो गया। अब अभी जो हमने देखा, अब यहाँ पे देख लो an माइनस बी एन माइनस 1 कह रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल a1 माइनस b0, सो a1 माइनस b0 क्या होगा? तो वैसा कुछ आ रहा है? नहीं आएगा, देखो, क्योंकि हर बार या तो ये आएगा an माइनस बी एन आएगा, हर बार ऐसे आएगा, या तो an माइनस बी एन टाइप का आएगा, सो वो तुम्हारा 1 आएगा, और दूसरे बार में इस तरह का आएगा, a0 माइनस b1 वाला आएगा। ठीक है ना, देख लो एक बारी। सो जैसे हमने 0 पॉइंट पे चेक किया, 1 पे चेक किया ना, इस तरीके तुम 3 पे भी चेक करते हो, तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी a1 और 3 की राइट हैंड लिमिट आएगी b2, ठीक है ना। तो ये नहीं आएगा, आई थिंक, देखो ये नहीं आएगा, तो यही वाला होगा ट्रू, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे। और किसी को डाउट है कुछ? सी भी है, तो चेक करो एक बार कहां से बनेगा, ये किस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या है, an माइनस 1 माइनस बी एन, हाँ सर बी वाला तब सही होता है जब इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1, 0 नहीं आएगा सर। हाँ, an bn तो कभी इक्वल आएगा नहीं, आएगा क्या कभी? आई थिंक मेरा सी सही है, सी जरा का आंसर, सी डी, बीडी रखा, तो बीडी कैसे होगा? तुम बीडी चेक करो। अच्छा बीडी तो, क्योंकि an माइनस बी एन 0 का वो किसी पॉइंट पे ऐसा होगा, चेक करो जरा यहाँ पे। सो अगर मैं देखूं 0 पे कंटिन्यूटी चेक किया, a0 b0 आएगा, लेकिन ये इक्वल तो है ना 0 पे, cos 0 1 वो, हाँ ये होगा तो 1 होगा। अगर देखो मैंने गलत तो नहीं लिखा है ना, अगर ऑप्शन में 1 होगा तो करेक्ट हो सकता है, मैंने तो गलत नहीं लिखा शायद, देख लो।
अच्छा मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है वहां बी ऑप्शन में। अरे तुम क्वेश्चन देखो जिसके पास ओरिजिनल क्वेश्चन है। ऑप्शन एक्चुअली क्वेश्चन में जो बी है वो है ए एन माइनस बी एन इज 1, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा है इसलिए उसका करेक्ट है। कोई बात नहीं, अगर ये ऑप्शन होगा तो गलत होगा। उसमें जो है 1 लिख रखा है। क्वेश्चन ग्रुप में भेज दो चाहो तो, है ना, उसको फॉरवर्ड कर दो भाई, दोनों क्वेश्चन आदित्य ग्रुप में भेज दो ताकि बाकी लोग देख सके। सो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो 1 है, तो 1 है तो ट्रू हो जाएगा। तो 1 अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ट्रू हो जाएगा। और अगर 0 है तो रॉन्ग था, ठीक है ना। तो वो ऑप्शन लिखने में मैंने गलती की है, तो अब सही है। तो 1 है क्योंकि मैं देख रहा ना यहाँ से a1 माइनस b1 1 आएगा, a0 माइनस b0 यहाँ पे 1 आया था इस तरीके से, है ना, उस तरीके से ये आया था। और यहाँ a0 माइनस b1 माइनस 1 आएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे सो a1 माइनस b2 फिर 1 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। सो मतलब ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम। तो क्योंकि ये 0 होगा तो गलत है, 1 है तो ओके है। आगे बढ़े। अब एक और तुम्हारा वाला क्वेश्चन रह गया ये, तो एक मिनट तो आगे थ्योरी कंटिन्यू करें। सर आज जो आपने वो 10 किया ना क्वेश्चन, हाँ जी जी, क्वेश्चन एक बार देखिएगा तो। ट्राई किया आपने या ऐसे ही पूछ रहे हो? हाँ सर मैं देखा अभी तो। अभी देखा, ट्राई करके आओ, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। पहले पूरा ट्राई करो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो इसका डिस्कशन हम लोग जब ये डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो जाएगा तब करेंगे। हालांकि इसका डिस्कशन कर चुके हैं फर्स्ट बैच में, तो वो वीडियोस भी देख सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन हम इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप डाउट तब पूछो जब ट्राई करके आओ, तो आप आराम से, ये नहीं क्वेश्चन पढ़े और डाउट पूछ लिए। अभी आप आराम से टाइम लो। मैंने कहा 6 दिन क्लास है, पहले आधा घंटे में डाउट डिस्कस कर सकते हैं डेली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 डेज, संडे 3 घंटे डाउट क्लास है, वो चलती रहेगी। फ्यूचर में सैटरडे भी डाउट क्लास रखेंगे फिर, है ना। अभी तत्काल कोर्स निकल जाने दो, उसके बाद फिर डाउट क्लास, फिर असाइनमेंट डिस्कशन होगा। एक एक क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करते हैं पीवाई को ना, वैसे करेंगे और डाउट एक एक डिस्कस होगा। तो एक असाइनमेंट करके मैं बता दूंगा आज इस क्लास का इस टॉपिक का डिस्कशन है, ये असाइनमेंट का डिस्कशन, जैसे अभी भेज देता हूँ मैं, तो तुम करके आओ, फिर उससे डाउट पूछो। और जो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा उसके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे होंगे, ये है। चलिए, तो डाउट अगले क्लास में करते हैं। अब आगे करते हैं। आदित्य तुम्हारा भी एक क्वेश्चन रह गया। अच्छा, स्क्रीन बैकग्राउंड ब्लैक तो करूंगा, कलर ना, इस रूम का कलर वो है। अगर मैं स्क्रीन बैकग्राउंड ब्लैक भी कर दूं ना तो वो रिफ्लेक्शन आएगा। मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है, ब्लैक में अच्छा दिखता, मुझे ब्लैक बहुत सही लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे जो वॉल है ना उसको वो करना पड़ेगा, काला ब्लैक से पेंट करना पड़ेगा ताकि रिफ्लेक्शन आए। अभी क्या हो रहा है देखो, तुम्हें ये येलो दिख रहा है क्योंकि इधर का वॉल येलो है, इधर का वॉल रेड है, तो इसलिए येलो रेड दिख रहा होगा। अगर ये ठीक है तो इसमें भी पढ़ा सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी चल सकता है। ये ठीक है भाई तुम लोगों के लिए, ये वापस वो कर दें, ये भी ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है क्योंकि ये आसपास का जो मेरा वॉल है ना उसका कलर है। बताओ भाई निशा, तुम क्या कहते हो, ये ठीक है या वापस चेंज करें? देखो सही है। सही है, अच्छा। अरे भाई ऐसे इंक्वायरी तो हो गया। हेलो जी, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ, तो एक्चुअली मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। शाम 11 बजे तक मेरी क्लास होगी, 11 बजे के बाद फ़ोन करना या फिर कल फ़ोन करना आप, ठीक है? या व्हाट्सएप टेक्स्ट करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ओके। तो
चलो थ्योरी कंटिन्यू करें, तो आगे थ्योरी कर लेते हैं, आधे घंटे डाउट करेंगे, तो बाकी आदित्य जो और डाउट रहेगा तुम्हारे वो अगली क्लास में पूछना, कल या परसों जैसे भी तुम्हें समझ आए। अभी चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग ने अभी जस्ट लिमिट डिस्कस किया है, कॉन्टिन्यूटी। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करना मेन जरूरी है। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के थ्रू जो क्वेश्चन फंस रहा है वो डाउट पूछो, तो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो थ्योरी तो बताऊंगा, अगर नहीं पता होगा तो तुम पूछ, जैसा भी ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन वाला क्वेश्चन था, तो जब क्वेश्चन करा रहे थे बताएंगे ना कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो उसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गया क्या चाहिए यूज करना है। तो जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, तुम्हें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रहता है जो यूज करना होता है, तो या तो आपको पता है तो आप सॉल्व कर लेते हो, नहीं पता तो आप फंस जाते हो क्वेश्चन में, ये चीज है। सो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अभी थोड़ा आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन, ठीक है। तो वो जो असाइनमेंट मैंने टैग किया है उसमें लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी है। तो जैसे यहां तक पढ़ाऊंगा तो इन्हीं तीन टॉपिक पे, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इसी तीन टॉपिक पे पूरा असाइनमेंट है। उसमें अराउंड आइडिया तो नहीं, मुझे 400-500 क्वेश्चन तो होंगे, जहां तक मुझे काउंट नहीं किया मैंने, रफली में बता रहा हूँ, देखना पड़ेगा कितने हैं। सो उसमें क्वेश्चन इतने होंगे, तो आराम से सॉल्व करो तो वन वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस के क्वेश्चंस हैं। और जो भी डाउट्स है हम डिस्कस करेंगे, क्लास में पूछो। डिस्कशन ऑलरेडी हो भी चुका है, तो आप बैच 1 के जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे तो वहां देखो, जब डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हुआ है तो एक क्लास में हमने वही डिस्कस किया पूरा वो असाइनमेंट्स, स्पेशली जब बच्चे डाउट पूछते हैं या वैसे डिस्कस किया हमने। तो आप भी ट्राई करो, डाउट हो बिल्कुल बिना हेजिटेशन के डाउट पूछो, ठीक है ना, ये है, क्योंकि डाउट ही तुम्हें बेटर बनाएगा। चलो तो आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। सो डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस करें तो हमें देखना है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, ठीक है ना। सो वन रियल वेरिएबल, सो वन वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना है। तो आप लोगों ने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। सो कोई बताओ कैसे चेक करते हो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सो हाउ डू यू चेक कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। है ना, तो जैसे लिखो, जैसे मान लो क्या होता है कि एक फंक्शन है, सो अ फंक्शन f मान लो D2R में डिफाइंड है, ठीक है। सो D मतलब उसका डोमेन, डोमेन क्या है, सो डोमेन से लेके और R उसका कोडोमेन है। सो एक फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ। तो जहां पे a जो पॉइंट है ये कहां बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में, है ना। तो a जो पॉइंट है वो डोमेन में बिलोंग करने चाहिए। सो इफ एंड ओनली इफ, so a function f from D to R is differentiable at x is equal to a belongs to D if and only if क्या होगा। सर हाँ हाँ सुमित जी बताइए। ले लिया सर हमने, कहाँ ले लिया, D2R, हाँ डोमेन 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 हाँ सेट हो गया। हाँ सेट है, इसका डोमेन एक सेट है, यस। नहीं नहीं नहीं, कहीं जगह फंक्शन में वहाँ पे वो सेट हो गया, नहीं समझ आया। मतलब डी की जगह कभी कभार सर कई जगह ना, कई बुक्स में डी की जगह डी टू एस टू आर में कहने का मतलब D2S ऐसा कह रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, एस टू आर तो कोई बात नहीं, S मतलब सेट है, हाँ इट्स फाइन, S लिख लो, D लिख लो। वही मैं कह रहा हूँ, एस एस मतलब वो सेट सेट की बात कर रहा हूँ सर। हाँ वो भी सेट है, बात वही है, S लिख लो तो भी सही है, D लिख लो। कहीं R2R लिखा रहता है तो R2R का मतलब उसका डोमेन रियल नंबर, वो हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। हर रियल नंबर पे एस। तो यहाँ D में लिख रहा हूँ कि एक सेट है जिस सेट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है, वो सेट हमारा एक्चुअली है।
तो सो एक्स ए है ना, इस तरह से है। अब इफ एंड ओनली इफ, तो होता क्या है, ये जो लिमिट है, दिस लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये जो लिमिट है ना एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये जो लिमिट है, दिस लिमिट एग्जिस्ट। सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देखिए, सो मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अगर दिस लिमिट एग्जिस्ट। सो ऐसा हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दैट इज, अब मुझे आप बताइए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगी, मतलब सॉरी, ये लिमिट, कोई लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? हाँ, सो लेफ्ट हैंड, मतलब आप ऐसे लिखते ना, सो लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, राइट हैंड लिमिट है, इसी को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इनफैक्ट अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ f एट a, जिसको लिखते हैं f डैश a, और इसका यही डेफिनेशन है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। सो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है आपकी, ठीक है ना, अच्छा चार्ज पे नहीं लगा, एक मिनट। सो मान लीजिए अगर ये जो हमारा लिमिट है, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये वही सेम ही है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज, जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी वो उसका डेरिवेटिव है ना। सो ये चीज है दिस, इसी को आप बुक में देखते होंगे, ऐसा लिखा रहता है लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। तो हुआ क्या, x के प्लेस पे a माइनस h रखा है इन्होंने, क्यों, क्योंकि x टेंस टू a माइनस है ना, तो x की वैल्यू a से कम है, x is less than a, so you replace x by a minus h where h is some positive number। so यहाँ पे आपके पास आ गया f of a minus h minus f a upon minus h, यहाँ आएगी लिमिट h tends to 0 plus f of a plus h minus f a upon h। तो मे भी आप NCERT बुक देखेंगे क्लास 12th की, तो उसमें ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये इसको बोलता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलता है राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। आप कभी डिफरेंशिएबिलिटी जो आप चेक करते हैं, आपको क्या चेक करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि दिस क्वांटिटी शुड बी दिस क्वांटिटी, अगर ऐसा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एंड देन डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ये सब क्लास 11 12 का ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं अभी, ठीक है, देख लीजिए। सो इसको हम बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है लेफ्ट साइड में, दिस क्वांटिटी है ना, ये जो है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये जो क्वांटिटी यहां पे है इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ दे आर इक्वल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, और इक्विवेलेंटली दिस इज आल्सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इक्विवेलेंटली दिस इज आल्सो राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है जी, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो, सिंपल है। कोई फंक्शन जैसे कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट, फंक्शन कॉमन है, देखिए आप फंक्शन कॉमन है ना, सो ये डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए। ठीक है जी, किसी को इसमें क्वेरी है? सो मतलब ये होता है कि व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, या देन वी कॉल f is differentiable, हम ये बोलते हैं f is differentiable and derivative of function, derivative of fx exist at that point, दो ही पॉइंट पे बात कर रहे हो आप, है ना।
अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क। ये जस्ट क्लास 11 12 वाला कॉन्सेप्ट है। ओके तुम चेक करो एक फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी। मैं अगर पूछूं आपसे कि क्वेश्चन है which of the following function is differentiable at x is equal to 0। ऑप्शन ए है fx is equal to mod x, ऑप्शन बी fx is equal to greatest integer function of x, option C fx is equal to x mod x, option D fx is equal to x sin x when x is non-zero and 0 when x is 0। इनफैक्ट साइन एक्स का 1/x कर दो, x sin 1/x या x इज ऑल्सो ओके है ना। तो ठीक है चलो भी रहने दो। हाँ x sin 1/x। तो आप मुझे एक बार डेफिनेशन अप्लाई करो, आप लोग लिख लो f डैश x का डेफिनेशन लिख लो। देखो ये डेफिनेशन है f डैश x का, ठीक है ना, f डैश a का। अगर इनफैक्ट मैं f डैश x लिखता हूं सो f डैश x का सिंपल डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx अपॉन h। ये f डैश x को आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आप कर सकते हो। अगर आपको ये करना है सो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी जब, है ना। सो ऐसा समझ सकते हो आप कि f डैश x एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, है ना, जो शॉर्ट में IFF लिखते हैं। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f of x plus h minus fx upon h is equal to limit h tends to 0 plus f of x plus h minus fx upon h। एक मिनट गलती तो नहीं हुई ना। हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर f डैश x की आप बात कर रहे हो तो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये इन जनरल मैंने f डैश x लिख दिया, ठीक है ना। और पीछे जो लिखा था पॉइंट पे बात कर रहे थे हम। सो दिस वी वर टॉकिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट A पे। सो इसका जो भी आंसर आएगा दिस इज f डैश a, दिस इज f डैश a। ओके है। तो अब मुझे आप चेक करके बताओ कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। आपके जस्ट नॉलेज के लिए मैं f डैश 0 लिख देता हूं। तो f डैश 0 का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब जिसमें भी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी वो डिफरेंशिएबल है। आप मुझे चेक करके बताओ MSQ है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। Which of the following function is differentiable at x is equal to 0? So is R कर देता हूं, है ना। बताइए सब लोग ट्राई करो और स्टैंड लो कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। क्या बोल रहे हो? लिमिट में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 0 माइनस आना चाहिए ना। कहां पे? ये तो ओके है, देख लो यहाँ पे। हाँ कहाँ कह रहे हो लगराज? कौन पूछ रहा था? हाँ देखो इसमें कुछ डाउट है? अच्छा यहाँ शायद समझ रहे हो आप, यहाँ मैंने 0 प्लस क्यों लिखा, यहाँ भी 0 प्लस क्यों लिखा है? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ a माइनस लिखा है मैंने। अगर मैं a प्लस h यहाँ लिखता हूँ तब मुझे यहाँ 0 माइनस। अब ध्यान देना होता क्या है, मुझे x टेंड्स टू a माइनस है तो मुझे x को a से कम लेना है, तो मैंने x को रिप्लेस किया है a माइनस h से। तो a माइनस h लेस देन a कब होगी? जब h पॉजिटिव होगा। अगर h नेगेटिव हो गया तो a माइनस h ज्यादा हो जाएगा a से, लेकिन मुझे तो x शुड बी लेस देन a, तो इसलिए मैंने वैसा किया। दोनों केस में h इज, इसका मतलब है h इज अ पॉजिटिव नंबर है ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि h इज अ पॉजिटिव नंबर। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है भाई? देख लो यहाँ पे a माइनस एच लिखा हूं इसीलिए 0 प्लस लेना पड़ा मुझे, ताकि x लेस देन a हो जाए। तो x को मैंने a माइनस एच रखा है और यहाँ x को a प्लस एच रखा है, तो a प्लस, यहाँ x टेंस टू a प्लस है ना, तो x की वैल्यू a से ज्यादा चाहिए, तो a प्लस एच, सो a प्लस एच विल बी मोर देन a व्हेन h इज पॉजिटिव, सो इसलिए a को पॉजिटिव। अगेन हियर x इज लेस देन a माइनस, तो x इज लेस देन a, सो a minus h will be less than a when h is positive, इसलिए मैंने दोनों तरफ h को पॉजिटिव लिया है। यू चेक, क्लियर है भाई? देखो बताओ इसमें आंसर बताओ, 4 ऑप्शन है, अब आंसर बताओ कौन सा करेक्ट है। कौन सा? ए। थोड़ा वाईफाई चेंज करता हूँ, चेक करो। ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी। सर सी और डी दोनों सही हैं। तो सी ओनली। सी ओनली। अब देखो मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंस। अच्छा, अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर कोई फंक्शन पूरे आर पे कॉन्टिन्यूअस है मान लीजिए, इसका मतलब उसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा, ये मतलब है ना कि ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो वो मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हैं कॉन्टिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी का इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? मतलब अगर मैं ग्राफ देख के बताना चाहूँ कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है बिना ये डेफिनेशन लगाए, तो कैसे बताएंगे? जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। जैसे मैं इन सब का ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। पहले ऑप्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मॉड एक्स का सब लोग जानते हैं ग्राफ, यहाँ पे शार्प टर्न होता है। यस, शार्प टर्न हो, और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? नहीं सर। है ना? तो जैसे मैं अगर आपको थ्योरम लिखाऊं, चलिए हमारा एक थ्योरम है जो सब लोग जानते हैं कि इफ फंक्शन f is differentiable at x is equal to a, then f is also continuous at x is equal to a. Remark, so remark होगा converse of above statement is नॉट ट्रू। तो कन्वर्स का मतलब होता है कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है देन f डिफरेंशिएबल भी होगा, तो ये जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल है मॉड x। तो जो आप लोग अभी कह रहे थे fx बराबर मॉड x, अभी मैं प्रूव करूंगा दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये सब क्लास 12 का क्वेश्चन है, आप जाके रिवाइज कीजिए, है ना? ये 5.1 क्लास 12 का एनसीईआरटी में 5.1 एक साइज में ये है कॉन्टिन्यूटी, इसी का डिफरेंशिएबिलिटी 5.2 एक साइज में क्लास 12 में। सो कॉन्टिन्यूअस एंड fx बराबर मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको मैं प्रूव करूंगा अभी। हाउ? ओके, तो ये तो हो गया आपका कन्वर्स की बात किया। अब मैं इसी थ्योरम का कंट्रापोजिटिव लिखता हूं। सो मैंने बताया था कोई स्टेटमेंट इफ देन स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट और उसका कंट्रापोजिटिव इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है? तो मुझे इस स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट लिखना है, तो बताइए, मतलब इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोई बताओ? हाँ ठीक है, तो इसी थ्योरम को दो तरीके से लिख सकते हैं कि इफ f is not continuous, so if f is not continuous at x is equal to a, then
f is not differentiable at x is equal to a। ठीक है, दोनों थ्योरम एक ही है, बस लिखने का लैंग्वेज अलग है। बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो दूसरे तरीके से अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये स्टेटमेंट है। ठीक, सो कोई ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये x इक्वल 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। व्हाई? क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लेंगे तो आंसर -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट आप 0 पर लेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो थ्योरम से डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए देयरफॉर ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो दो क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। अब इसको प्रूफ करना मेन है। चलिए तो इसको अब प्रूफ करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाकर पहले दिखाता हूं आपको। तो इस फंक्शन में कहीं भी ब्रेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे शार्प टर्न है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ये है कि कोई फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और टेंजेंट ड्रॉ कब करते हैं? स्मूथ कर्व पे। जैसे सर्कल के आप जानते होंगे कि एक सर्कल पे इनफाइनटली मेनी टेंजेंट हो सकता है, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वो स्मूथ कर्व है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 0 है, 0 पे शार्प टर्न है ना, ये इसका शार्प टर्न है। जहां पे शार्प टर्न है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सो 0 पे इस फंक्शन के पास कोई टेंजेंट नहीं है, बाकी पॉइंट पे ये खुद लाइन टेंजेंट है। सो एक्चुअली है ना, तो मतलब सिंपल कॉन्टिन्यूटी का फिजिकल मीनिंग है ग्राफ बनाते हुए कहीं ब्रेक ना आए, तो उस पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में है अगर हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं तो पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, सो दैट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस नहीं ऐसे क्या मतलब है? ब्रेक आ गया तो उस पॉइंट के एंड पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए दूसरा आप देखिए फंक्शन। सो ये फंक्शन 0 पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। कॉन्टिन्यूअस है, देयर इज नो ब्रेक इन ग्राफ, कॉन्टिन्यूअस है। मैथमेटिकली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों 0 पे इक्वल आएगी। तो mod x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा का ग्राफ बनाता हूं, सेकेंड वाले का ग्राफ बनाएंगे। सो अगर आप सेकेंड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा है। सो 0 1 2 3 -1 -2। सो 0 से 1 के बीच में आंसर 0 देगा, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ऐसा होगा। ये आपका ऐसा होगा। ये इस फंक्शन का ग्राफ है, सेकेंड वाले का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ है। और आप क्या देख रहे हैं? स्टेयर टाइप का चल रहा है। तो ये हर इंटीजर पॉइंट पे नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो नॉन इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। इंटीजर पॉइंट को छोड़ दो तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। ये सिर्फ इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, थ्योरम कहता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी इंटीजर पॉइंट, सो मींस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। सो पहली बात तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। हम लोग इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं अभी जो डेफिनेशन से। और तीसरा, अब इसका अगर आप ग्राफ बना के देख लीजिए, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं आपको, तो सब लोग mod x जानते हैं। mod x का मीनिंग होता है x जब x मोर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ये mod x का डेफिनेशन है। तो उसी डेफिनेशन पे मैं इसको ओपन करूं तो ये आएगा x² अगर x मोर देन 0, बस x से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ x कर रहा हूँ ना, तो यहाँ x कर दो, ये चीज है बस। तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x² व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 माइनस x² व्हेन x इज लेस देन 0। अगर अक्सर ग्राफ बना के देखो तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सो पॉजिटिव जब है तो x² के जैसा है, और ये शार्प टर्न नहीं है, यहाँ शार्प टर्न नहीं हो रहा है, तो ये इसका ग्राफ है। लाइक x³
हालांकि एक्स क्यू में थोड़ा सा वो गैप है ना, उसके हिसाब से क्लोज रहता है वाई एक्सिस के, यहाँ थोड़ा दूर होगा ये। सो ये ग्राफ है आपका इस फंक्शन का, जो थर्ड है सी वाला, उसका ग्राफ ये आएगा कि एक्स स्क्वायर, ग्राफ एक्स स्क्वायर जैसा होगा अगर पॉजिटिव है, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर सबको पता है, तो वैसा बना लो जब एक वाई एक्स आपका पॉजिटिव है तब। जब नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर जैसा रहेगा ये, तो माइनस एक्स स्क्वायर का वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर आपको पता है कि इस तरह ओरिजिन के नीचे होता है। लेकिन कब है ये, जब एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइड में आप माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो ये आपका ग्राफ आ गया। देखो यहाँ पे कहीं भी शार्प टर्न नहीं है, दिस इज द ग्राफ। तो ये फंक्शन के हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, देयर इज नो शार्प टर्न। तो ये डिफरेंशिएबल है एक्चुअली जीरो पे। मैं मैथमेटिकली सबको प्रूव करूंगा, अभी मैं ग्राफिकली दिखा रहा हूँ आपको। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बना सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बनाना हालांकि, और ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा इसका ग्राफ आप बनाओगे, बट ट्राई कर सकते हो आप। तो होता क्या है, ये भी फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये भी, ठीक है। सो उसका लॉजिक ये है कि वहां पे कहीं ना कहीं शार्प उस तरह होगा। सो क्या होता है देखो, इसका ग्राफ जहां तक मुझे आइडिया है कुछ ऐसा आता है, इस तरह से कुछ रफली मुझे यहाँ तक याद है ऐसा कुछ चलता है। मतलब ये शार्प टर्न तो नहीं होगा, वहां भी स्मूथ है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होकर कुछ ऐसा रहता है। ऑनलाइन तुम्हें मिल जाएगा ग्राफ, एग्जैक्टली बना कर देखो, क्योंकि ऐसे ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि जीरो पे तो चलो जीरो दोनों हो जाएगी, तो इस तरह से है, लेकिन जीरो पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसका तुम अगर मान लो तुम अगर गूगल करोगे कि ग्राफ ऑफ एक्स साइन 1/x, तुम्हें ग्राफ दिख जाएगा, तुम देख सकते हो। सो उस तरह से मिल जाएगा। सो ऐसे वैसे ग्राफ में एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सो देखो तो वैसा होगा, जीरो के आसपास काफी क्लोज होगा, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ रही होगी। सो चेक कर सकते हो तुम। देखो तुम्हारे ग्राफ देखो तो कुछ इस तरह का है ना, x sin 1/x। देखो ग्राफ क्या बता रहा है तुम्हें, अगर तुम ग्राफ देखो तुम बताया जैसे बताया उस तरह से है। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि ना यहाँ बहुत जीरो के बहुत क्लोज ऐसे चल रहा है, फिर बाद में ये बढ़ता गया और एंड में जाके कुछ ऐसा हो गया, है ना, इस तरीके से कुछ है। सो रफली तो यहाँ तुम्हें डिसाइड नहीं कर पाओगे, देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये पॉजिटिव एक्स के लिए हो गया ना, नेगेटिव के लिए वैसा ही है। तो यही चीज इधर चलती रहेगी। इसका मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ होगा। सो ऐसा कुछ, लेकिन ये ग्राफ मतलब ऐसे नॉर्मली जैसा हम लोग सीखते हैं जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, या कोई बेसिक फंक्शन है, इसका थोड़ा डिफिकल्ट है। एनीवे तो मैं बस बताऊँ, मैं मैथमेटिकली ट्राई करता हूँ। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ट्राई कर लेते हैं डेफिनेशन से। चलिए डेफिनेशन से ट्राई कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं डेफिनेशन से। तो पहला फंक्शन मेरा क्या है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। मॉड एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश जीरो। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस, सो ऐसा करो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ ना। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो ये होगा जीरो माइनस एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस जीरो। मतलब वो लिमिट ही कैलकुलेट करनी है, जो हमने कहा ना एफ डैश जीरो अगर आप निकालोगे तो एफ डैश जीरो का मीनिंग होगा, तो इन सब में मैंने क्या कहा आपको कैलकुलेट करने के लिए, एफ डैश जीरो। और एफ डैश जीरो का जो डेफिनेशन है वो मैंने कहा था ये होगा x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास है एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो है ना, तो ये आपके पास है। अब तो एफ डैश जीरो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्स माइनस जीरो है। सो ये इसके मैं लेफ्ट, अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, हम जानते हैं लिमिट एग्जिस्ट व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज राइट हैंड लिमिट। तो वही चीज है, लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट को राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, इस तरह से। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं पहले मैं। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, अब जब x जीरो माइनस का मतलब x की वैल्यू जीरो से कम है, x इज लेस देन जीरो। सो व्हेन x इज लेस देन जीरो द फंक्शन आई हैव टू चूज इज माइनस x। सो मुझे fx को माइनस एक्स, जीरो पे तो जीरो ही रहेगा, अपॉन x माइनस, मतलब वही कैंसिल करके माइनस वन आ गया। x कैंसिल हो गया, ये लिखने की जरूरत तो है नहीं, और ये भी जीरो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि x कैंसिल, तो आंसर माइनस वन आया। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, सो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन
x माइनस 0, so ये हो जाएगा लिमिट 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है ना, x is more than 0, so when x is more than 0 function you have to choose is x, so mod x x हो जाएगा, तो x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो ये क्या x माइनस 0 लिखना है, बस x अपॉन x कहने का मतलब 1 आ गया। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और इसका मतलब f is not differentiable at x is equal to 0। किसी को डाउट है इसमें देख लीजिए, ये क्लास 12th में भी सॉल्व है, आप देखेंगे एनसीईआरटी में क्लास 12 सबने पढ़ा हुआ है ना, सबको याद तो है ही आप लोगों को, तो इस तरह से, बट फिर भी एक बार हमने देख लिया क्लियर। सो इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब देखो जैसे आप एक चीज ध्यान दो, मैंने इतना कुछ किया है, इतना कुछ जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो, देखो f डैश x। सो आप यहाँ से ध्यान दो कि आपके पास क्या है, जब x मोर देन 0, अब यहाँ इक्वल टू नहीं, क्योंकि मुझे पता है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो x मोर देन 0, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव 1, और x लेस देन 0, तो x का डेरिवेटिव -1। मेरा कहने का ये मतलब है कि mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली, 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, सो ग्राफ से भी दिख रहा है वो। सो सिर्फ शार्प टर्म 0 पे ही तो है mod x में, सो mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 ओनली। मैं अगर लिखूं यहाँ पे, सो मेरा कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि f डैश नॉट डिफरेंशिएबल 0 पे है। सो आप ये देख सकते हो कि जो fx बराबर mod x है इज डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है ना, सिर्फ 0 को छोड़ के हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है ये। और डेरिवेटिव क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो डेरिवेटिव 1 आएगा, मतलब f डैश 2 तो इज 1, ठीक है, f डैश -2 इज -1 mod x में, ठीक है। इसको डाउट है इसमें देख लीजिए। ओके चलिए, तो ये mod x के बारे में इंफॉर्मेशन था, ये तो हो गया mod x का, कि mod x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 के अलावा हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। 0 पे जस्ट इसका शार्प टर्म है ना, ग्राफ वगैरह आपने देखा ऑलरेडी, तो 0 पे इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट 0 पे शार्प टर्न है, बाकी पे स्मूथ है, ये लाइन है, सो है ना, ये y बराबर x है और ये y बराबर -x है और ये x है, ठीक है ना। सो इधर बेटर लिख देता हूँ, सो y इज इक्वल टू -x इस साइड है, सो आपका लेफ्ट साइड है y इज इक्वल टू x, राइट साइड में y इज इक्वल टू ना, इस तरीके से ऐसा है। सो ओके, दूसरे फंक्शन में है सेकंड वाला, चलो इसको प्रूव करके, हालांकि आप जानते हो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो बाय थ्योरम इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगर प्रूव करना चाहो देखो। सो अगर इसको हम प्रूव करके देखें कि fx बराबर हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, तो इसका मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो अगर इंटीजर है तो सेम आंसर आएगा, इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आंसर आएगा, ये है। तो जैसे मुझे चेक करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 x माइनस 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट 0। सो यहां से आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, नाउ यू थिंक x टेंड्स टू 0 माइनस है, तो यहाँ 0 है तो 0 माइनस के लेफ्ट में होगा, 0 प्लस इसके राइट में होगा, तो यहाँ पे है ना, जब 0 माइनस मतलब लेफ्ट में, 0 प्लस इसके राइट में। सो जब x टेंड्स टू 0 माइनस है तो x की वैल्यू 0 से कम है, तो क्या होगी, -0.001 टाइप का एक नंबर होगा। सो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका ये मतलब है ना, तो x -0 0 हटा दो बस। देखो
तो जब आप पुट कर रहे हो x टेंस टू 0 माइनस, ये हो गया -1 और 0 तो खुद इंटीजर है ना, मैं इसी को बस उस फंक्शन यूज करके लिख दिया, तो 0 तो खुद इंटीजर है और अपॉन x। अब आपका x टेंस टू 0 माइनस है, x नेगेटिव है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा इसका, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू में क्या लिखूं, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, प्लस इंफिनिटी आएगी ना, पॉजिटिव क्वांटिटी क्यों आएगी, x 0 है ना, तो x तो 0 है, मतलब x 0 के बहुत क्लोज है, वो समझाने के मैं बोल देता हूँ 0.01 नहीं, वो फिक्स वैल्यू है, x 0 के बहुत क्लोज है बट राइट साइड, यहाँ पे माइनस का बट लेफ्ट साइड यहाँ पे, सो जब x टेंस टू 0 माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 के बहुत क्लोज है, 0 नहीं है लेकिन, तो 0 के बहुत क्लोज है, ये पता नहीं ये लोग इंक्वायरी वाले लोग इसमें क्यों फोन करते हैं, देखो अगर चेक करके देखो, इसने भेज दिया, हेलो हाँ जी बताइए, जी जी अच्छा ठीक है, मैं आपको एक्चुअली मेरी ना 6 से 11 क्लास होती है, मैं क्लास में हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता हूँ, है ना, ठीक है भाई, देखो आगे तो क्या आएगा सेकंड वाले से, हाँ तो इसीलिए देखो, तो ये तो इन्फिनिटी आ गया, अगर आप मान लो आप निकालते हो इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव, अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे, सो दिस वाज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ओके, अगर इसमें मैं फाइंड करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, सो अब x 0 से थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पे क्या मतलब है, x 0 से थोड़ी ज्यादा है ना, सो x 0 थोड़ी सी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे x 0 थोड़ी ज्यादा है तो 0 पॉइंट समथिंग होगा वैल्यू अप्रॉक्स, तो ग्रेटेस्ट नेट फंक्शन कितनी आएगी 0 माइनस 0 अपॉन x, अच्छा यहाँ पे तो लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, अब देखो जो न्यूमरेटर है वो एग्जैक्टली 0 है और डिनोमिनेटर अप्रोक्सीमेटली 0 है, मतलब 0 के आसपास का नंबर है, बहुत क्लोज है बट 0 नहीं एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म, है ना, कुछ लोग लगता होगा ये 0/0 फॉर्म आ गया, नहीं, दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म कब बनता है, जब न्यूमरेटर भी अप्रोक्सीमेटली 0 और डिनोमिनेटर भी अप्रोक्सीमेटली 0, मींस न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 एंड डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0, देन 0/0 फॉर्म है, यहाँ 0/0 नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर एग्जैक्टली 0 है, डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 है, द टेंड्स टू 0 मींस दे आर अप्रोक्सीमेटली 0 नॉट एग्जैक्टली, सो इसका रेशियो एग्जैक्टली 0 आ जाएगा, तो लिमिट का कोई काम नहीं है, लिमिट का काम कब पड़ता है जब x बचा रहे, बट यहाँ 0 अपॉन सम नॉन जीरो नंबर इज 0 एग्जैक्टली, तो आंसर 0 आ गया, कहने मतलब, सो डायरेक्टली 0 हो गया, ठीक है, तो ये प्लस इंफिनिटी था, ये 0 है, दोनों क्या है, डिफरेंट है, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल, इवन अगर इक्वल भी होता भी इंफिनिटी आ चुकी है, वैसे भी डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, बट आपसे मैं पूछूं कि सेट ऑफ
ये सब एग्जाम में पूछता है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा जीरो पे, कई बार ऐसा पूछेगा सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx is equal to greatest integer function is, बताओ। so what are the set of point of discount, मतलब what are the all points where this function is discontinuous, all integer. इंटीजर का सेट है ना। सो लाइक 0 पे +-1 +-2 +-3 +-4 दिस आर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो वो इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जहां पे ये सॉरी, अच्छा मैं डिसकंटिन्यूटी लिख दिया तो ऑब्वियसली ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी यही है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैं चलो ये लिख देता हूं, सेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है इसका, वैसा पॉइंट्स बताओ जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, है ना। तो r माइनस जेड लिखते हैं। और सेम ही डिफरेंशिएबिलिटी का भी होगा, जो कि ये जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां नॉट डिफरेंशिएबल है, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस है वहां डिफरेंशिएबल भी है। एक्चुअली ये वाला फंक्शन है ना, कि जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है उस पर डिफरेंशिएबल भी है एक्चुअली। सो कहने का मतलब ये हो गया कि इसी को मैं अगर एक्सटेंड करूं इस थ्योरी को, सो तो डिसकंटिन्यूटी इज यही चीज इसके लिए है ना। सो तो यहां पे क्या होगा, सो डिसकंटिन्यूटी ये सेम ही है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है ना। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे पॉइंट जहां पे ये डिफरेंशिएबल है। सो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ये सेम ही है जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस है। द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इसका है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। एंड पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वैसे पॉइंट जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, दे आर इंटीजर्स। सो ये कुछ पॉइंट्स एग्जाम में घुमा फिरा कैसा पूछ लेगा तुमसे कि, है ना। सो सेट ऑफ पॉइंट, सो इस फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो मतलब नॉन इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 0 पे चेक कर रहा था, आप x टेंड्स टू 1.5 ले लो, तो x इज इक्वल टू 1.5 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। सो बस इंटीजर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी पे चेक कर सकते हो। आप कहो तो मैं चेक करके दिखा दूंगा ना। कोई ऐसा पॉइंट लो जो इंटीजर ना हो, जैसे x इज इक्वल टू पाई, पाई पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पाई पे कॉन्टिन्यूअस भी है, इस तरीके से। ओके, तो दूसरा फंक्शन हो गया हमारा। सो दिस इज सेकेंड, है ना, हो गया। थर्ड में आते हैं, थर्ड ट्राई करते हैं। सो एफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स। अब मुझे दिखाना कि ये फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएबल है। तो कॉन्टिन्यूटी तो आप सब जानते हो, चेक करना, यू विल चेक कॉन्टिन्यूटी। इनमें से सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है 0 पे बस, है ना। बाकी ये कॉन्टिन्यूअस 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूटी आप चेक करते हैं तो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। बाकी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है 0 पे। अभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएबिलिटी, सो हमारे पास ये जो फंक्शन है, तीसरा वाला देखते हैं, x मॉड x को देखो। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, इसको ओपन करेंगे। सो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0, ठीक है, इस तरीके से है। सो एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स मोर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन 0। अब आप क्या करोगे, चलो फाइंड करते हैं। तो डायरेक्टली मैं f डैश 0 फाइंड कर लेता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0, अलग अलग निकालना है, अलग अलग निकाल लो। सो अगर आपको अलग अलग फाइंड करना है, क्योंकि अलग अलग है ना, तो निकालना ही पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। सो लिमिट x टेंड्स टू, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उस असाइनमेंट में है जो मैंने भी टैग किया ग्रुप में, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एंड क्या लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे हैं। आप प्रैक्टिस करो तो आप अगर सारे असाइनमेंट अगर ट्राई 50% क्वेश्चन अगर तुम कर लिए ना, बच्चा करता नहीं एक्चुअली, है ना, बच्चों को लगता है कर लेंगे लेकिन वो करता नहीं है। जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ मैं स्टैट 4 साल पढ़ा रहा हूँ, तो दिखता बाद में दिखता है बच्चों कितना उसने सॉल्व किया है ना। वो सोचता है बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वो बात कभी आता नहीं, क्योंकि कभी टाइम मिलेगा ही नहीं। आज नहीं टाइम मिलेगा तो कल कैसे मिल जाएगा तुम्हें टाइम, है ना, वो चीज़ है। सो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास,
ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली एफ एक्स है, तो जब x हमारा नेगेटिव है, जीरो माइनस है, x नेगेटिव है, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ जीरो, तो x एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो पे जीरो रहेगी, और अपॉन x माइनस जीरो, तो ये तो आपके पास आ जाएगा, कैंसिल कर लो, सो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, सो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये फाइनली माइनस एक्स बचेगा, लेकिन x टेंस टू जीरो माइनस है, इसका मतलब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है, सो x को जीरो रखना है, तो आंसर जीरो होगा, तो लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, अब एफ एक्स क्या है तुम्हारे पास, जब x जीरो से ज्यादा है, x जब जीरो से ज्यादा है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो, तो यहां से आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, अब ये न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये कितना आ गया जीरो, तो इस तरीके से अब दोनों इक्वल आई ना, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है दोनों इक्वल है ना, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो, जिसको हम एफ डैश जीरो भी बोलते हैं, दैट एग्जिस्ट, और ये जीरो के इक्वल आया, ये लिमिट जीरो है ना, तो इसका मतलब है ना, ये हो गया इसका मतलब कि ये वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिस एग्जिस्ट एक्चुअली, या तो ऐसा लिख दूं मैं, दिस एग्जिस्ट, एंड जो एफ डैश जीरो है वो जीरो होगा, सो एफ डैश जीरो इज जीरो हियर। तो यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में तुमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम में ही, वहां तुमसे ये पूछा है एग्जाम में, एफ डबल डैश जीरो बताओ, मतलब कहने का मतलब पूछ रहा है कि क्या ये एग्जिस्ट करेगी, अभी मैंने ये दिखाया कि एफ डैश जीरो जीरो है, ठीक। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो पूछेगा ही, उसी ऑप्शन में ये भी रहेगा कि एफ डैश जीरो भी जीरो है, इज इट ट्रू, बताओ यस या नो। नो चलो इसको चेक करके दिखाता हूं मैं, फिर अगले ऑप्शन पे आएंगे। तो अभी तुम्हें मैंने एफ एक्स लिखा है, ध्यान दो, सो अभी एफ एक्स मैंने तुम्हें लिखा है एक्स स्क्वायर जब एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस, तो ये वही था, एक्स मॉड एक्स है। सो अगर तुम एफ डैश एक्स निकालो, तो चूंकि मैंने प्रूव किया ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे, और इनफैक्ट ये पूरे आर पे डिफरेंशिएबल है ना, तो ये फंक्शन है, क्योंकि इसको मैं आगे चेक कर रहा हूँ, या इसको मैं उठाता हूँ क्यों, तो यहाँ क्या होगा, सो यहाँ लगा देता हूँ इसको। अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ ये जो फंक्शन है दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो। क्यों भाई, क्योंकि जीरो पे ही डाउट था ना मुझे, बाकी तो जीरो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसके लिए एक्स स्क्वायर है ये, और एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉलीनॉमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, अभी रिजल्ट दिखाऊंगा। सो है एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उस पर भी हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। तो डाउट मुझे सिर्फ जीरो पे था, क्यों, क्योंकि जीरो पे वैल्यू चेंज हो रही है, जीरो के लेफ्ट हैंड में कुछ और वैल्यू फंक्शन की, जीरो के राइट हैंड में कुछ और वैल्यू फंक्शन की, तो हमें जीरो पे चेक करना है, बाकी तो डिफरेंशिएबल होगा ही ऑब्वियसली। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, डबल डेरिवेटिव का। अब मेरा क्या पूछ रहा हूं आपसे मैं, सो मैंने कहा ये डिफरेंशिएबल है, सो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, तो सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x मोर देन इक्वल टू 0 माइनस 2x व्हेन लेस देन 0। अब ये तुम्हारे पास एक नया फंक्शन है, मान लो इसका नाम gx है, तो f डैश का नाम gx है। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा तुम ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तुम्हें कुछ दिखेगा, x व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज, इसका नाम क्या है,
mod x. तो ये 2 mod x हो गया। तो अगर एग्जाम में अगर ये लिखा आता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और f डैश x तुम्हारा 2 mod x होगा, तो आंसर इज ट्रू, यस, है ना। तो ये फंक्शन fx है और इसका डेरिवेटिव ये है करके मैं दिखाया है। सो f डैश x एक्चुअली 2 mod x के इक्वल है। अब तुमसे डबल डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेगा वो। सो तुम्हारे पास f डैश x है 2 mod x। अब तुमसे पूछेगा क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो बताओ ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन अभी तो प्रूव किया mod x डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और इसका ये मतलब है कि तुम एक बार और डिफरेंशिएट इसको करोगे तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं है। तो मतलब है कि f डबल डैश 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जाम में क्या होता है, तुम्हें ये ऑप्शन लिखा रहता है ना कि f डबल डैश 0 इज 0, ये भी लिखा रहेगा ऑप्शन में। तुम्हें ध्यान आना चाहिए, तुम्हें गलत कह रहा था, इसका मतलब ये गलत है कि f डबल डैश 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। fx मेरा था x mod x, जिसका मीनिंग ये है, और f डैश निकाला, ये आया 2 mod x। तो ये भी कई बार ऑप्शन में रहता है कि f डैश x इज 2 mod x, तो हाउ विल यू डिसाइड, तो ऐसे डिसाइड करो। और f डबल डैश तो 0 पे क्या होगा, f डबल डैश 0 है नहीं, f डबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये फंक्शन डबल मतलब ये फंक्शन एक बार डिफरेंशिएबल है 0 पे। दिस फंक्शन इज नॉट ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट 0। ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल एक बार है 0 पे। देख लो, कोई डाउट है तो बताओ। अब बचा लास्ट ऑप्शन, ये था fx इज x sin x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इज 0। सो अगर इसको तुम चेक करो, so fx is equal to x sin 1 upon x when x is non-zero and 0 when x is 0। अब आपको क्या करना है कि मुझे फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। ठीक, तो मुझे ये फाइंड करना है। fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, इसी का नाम है ना f डैश 0। सो दिस इज f डैश 0, इसी को बोलते हैं f डैश 0। सो अब देख लो, तो x टेंड्स टू 0 है, मतलब x 0 नहीं है, 0 स्लाइटली राइट में होगा या स्लाइटली लेफ्ट में होगा। सो x टेंड्स टू 0 है। तो अगर x नॉन 0 है तो मुझे फंक्शन चूज करना है x साइन 1 अपॉन x माइनस, और यहाँ कहने का मतलब है x एग्जैक्टली 0 है, f0 का मतलब x इज एग्जैक्टली 0। सो टेंस टू का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0, दे आर वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0। x टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि x इज वेरी क्लोज टू 0 बट नॉट 0, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता वहां पे, ये एग्जैक्टली 0 है। तो इस पे वैल्यू हमें फंक्शन की 0 चूज करनी है, तो वी हैव टू चूज 0 है अपॉन x। सो यहाँ से x कैंसिल, तो बचा लिमिट x टेंस टू 0। सो ये बचा साइन 1 बाई x। अब ये साइन 1 बाई x है, x टेंस टू 0 लगा दिया तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो साइन बाउंडेड फंक्शन तो है, बट हमें ये नहीं पता ना साइन x बराबर इन्फिनिटी पे क्या आती है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब कोई फाइनाइट नंबर आंसर आए, तो मुझे पता नहीं साइन प्लस इन्फिनिटी एंगल पे क्या आंसर देगी, तो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज नॉट फाइनाइट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट एंड इट इज यूनिक। अगर लिमिट कहीं पे एग्जिस्ट करेगी तो यूनिक होनी चाहिए, सो वो ऐसा होगा नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, है। इसका मतलब है कि f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है एक्चुअली। इनफैक्ट इसका रिजल्ट है तो कॉन्टिन्यूअस है ये 0 पे, ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो x टेंड्स टू 0 लोगे तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर 0 आ जाएगी। तो इसका एक्चुअली लिमिट 0 है x टेंड्स टू 0 पे, और f0 0 ही है, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है 0 पे, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है। दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये एक रिजल्ट हो गया।
तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन हमने चारों पार्ट आपको करके दिखा दिए। कुछ रिजल्ट्स है जो दिखा देता हूं। तो रिजल्ट ये इसी क्वेश्चन का अगर एक्सटेंशन करें सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि fx अगर है x की पावर m sin 1 by x, x is नॉन जीरो एंड जीरो व्हेन x is 0। सो बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब है? सो दिस फंक्शन इज continuous for m strictly more than 0 है ना। अगर m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन प्रूव कर सकते हैं m मोर देन 0 पे। एंड दूसरा पार्ट है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर m व्हाट? m स्ट्रिक्टली मोर देन 1, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना कि अभी 1 था, m की वैल्यू 1 थी, जो पिछला क्वेश्चन मैंने लिखा था। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो क्या फर्क पड़ता, देखिए ध्यान से। सो यहां अगर जो मैं प्रूफ कर रहा था, सो m की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होती, सो अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा तुम्हारे यहाँ पे 2 होता, ये 1.5 होता, तो x की वैल्यू अगर 1.5 होती, एक x कैंसिल करता है इसको और साथ में इसका कुछ होता है x वाला टर्म, और वो जो कुछ टर्म जो होता ना वो इसको 0 तक ले जाता। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे x की पावर 1/10 भी होता अगर मान लो, तो ये कोई फाइनाइट नंबर है, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी। यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट इसलिए आया क्योंकि पता नहीं वो नंबर है एग्जैक्टली क्या, क्योंकि वो यूनिक होनी चाहिए थी। अगर इसके साथ में कोई x वाला टर्म होता अगर, तो वो x के वजह से ये पूरा 0 हो जाता। क्यों भाई? क्योंकि सैंडविच थ्योरम लग जाता कि साइन की वैल्यू -1 से 1 में होती है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ x का फंक्शन होगा, दोनों तरफ लिमिट 0 हो जाएगी, तो सैंडविच थ्योरम से इसकी लिमिट 0 हो जाती। तो इसीलिए कहने का मतलब ये थ्योरम वहीं से आया है। तो अगर पावर 1 से ज्यादा रहेगा तो ये डिफरेंशिएबल रहेगा। सो दिस इज डिफरेंशिएबल व्हेन m इज मोर देन 1। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम के आ चुके हैं। PYQs देखेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जैम में, गेट में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो ओके, अब कुछ रिजल्ट्स ये हैं, जैसे कुछ फंक्शंस है ना, जब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, तो ये रिमार्क है जो आप जानते होंगे। हाँ सर, इसमें जो हमने तो अभी साइन के ऊपर किया ना, पर cos होगा tan होगा तो रिजल्ट सेम रहेगा। वैसे cos पे सेम रहेगा, tan पे थोड़ा अलग होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है फंक्शन का नेचर क्या है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप जैसे डेफिनेशन लगा के आप प्रूव भी, जैसे मैंने अभी किया वैसे कर सकते हैं आप। तो जैसे अभी तो मैं बता दिया कि हमने ऑब्जर्व किया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपली 10-20 सेकेंड 1 मिनट में सॉल्व भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक हो जाएगी, कंटिन्यूटी भी चेक हो जाएगी। तो बस आपको मेन है कि डेफिनेशन याद रखना है। अगर वो फंक्शन बदल दिया कोई बात नहीं, हम डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे कि कंटिन्यूटी की मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग क्या है, तो डेफिनेशन से सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। तीसरे में कहता हूँ डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो या बहुत सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करो, ताकि आपको ये पता चले कि जो आपका डेफिनेशन है वो कहाँ कहाँ आपको डिफिकल्टी आ रही है अप्लाई करने में। जब आप अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो मैं फिर कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, मतलब आपको उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पता है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट अभी वीक है ना। आपका जो एग्जाम, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है, या आपका लेवल उस क्वेश्चन तक नहीं गया है, तो वो सीखना है एक्चुअली। सो रिमार्क में कह रहा था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, मतलब हर रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल रहेगा। दूसरा जो है एवरी कॉन्टिन्यूअस, नहीं, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। So every trigonometric function is differentiable on its domain, ठीक है। पूरे R पे नहीं, क्योंकि R पे तब होगा जब R उसका डोमेन है। साइन कॉस, साइन फंक्शन sin x is differentiable on R, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज sin x फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, लेकिन tan x फंक्शन का डोमेन रियल नंबर नहीं है। तो tan x का जो डोमेन है
उसी पे वो डिफरेंशिएबल है। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एंगल्स ऑफ द फॉर्म 2n+1 π/2 वेयर n इज इंटीजर। तो अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है इस तरीके से। सो कुछ ये स्टैंडर्ड और भी कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं इस तरह से। बाकी आपने देखा ही कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड्यूलस फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस तरह से। ओके कुछ और कॉन्सेप्ट बता देते हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देख लें। कुछ पूछना है किसी को? टाइम है ना, चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं। कैसा क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी एग्जाम में वालों ने पूछा है, जरा देखें। सो बाकी असाइनमेंट करना ही है आपको। क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा, है ना, वो आपका विजिबिलिटी अच्छी होगी क्वेश्चंस के थ्रू। अच्छा डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे तो लिखा नहीं होगा कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अच्छा जैसे यही क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ हालांकि, लेकिन ये थोड़े आगे के कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है। इसने कहा है कि एफ ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और चलो ये मैं एक जस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हालांकि आसान क्वेश्चन है ये, तो एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन यूज किया है। डिफरेंशिएशन आगे हम करने वाले थे। अरे जैसे क्वेश्चन देखो, आप लोग कर सकते हो, 1 मिनट का टाइम लेकर जरा ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। इसने कहा है कि f एक फंक्शन है, डोमेन इसका -1 से 3 दे रखा है, विजिबल है, और कॉन्टिन्यूअस भी है, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे। f' mod x लेस देन 3/2 है, x इसमें है, f -1 1 है, f3 7 है। तो पूछ रहा है कि बताओ f1 क्या होगा। कोई बताओ, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ। रविवार सामन्याच्या हायस्कूल मैदानात छात्र तलावावर कोणी चालवलं आहे 75 ओके
चलिए तो देखो इसको, हालांकि मैं अभी डिफरेंशिएबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बस एक बार करा देता हूँ, आगे फिर जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या है आपका, ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, जो एफ डैश एक्स है इसका मॉड लेस देन इक्वल टू 3/2 है, तो इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स मोर देन इक्वल टू -3/2 लेस देन इक्वल टू 3/2। सब लोग मॉड एक्स का प्रॉपर्टी पता है ना, सो मॉड एक्स लेस देन इक्वल ना, सो मॉड एक्स दिस। अब आपको एफ डैश से एफ एक्स तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, सो अब आप कर सकते हो इंटीग्रेशन, लेकिन कैसे पता चलेगा, तो इसका डोमेन जो है -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, और यहाँ f -1 इसीलिए दिया हुआ है, सो व्हाट यू कैन डू इज, क्या करोगे, सो इसमें चलो ऐसा करते हैं, इंटीग्रेट कर लो। सो अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगी, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं -1 से x में, चलो अगले स्टेप में लिखता हूं, सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं -1, या कोई थ्योरम लगा लोगे, सर यहाँ पे रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन होगा, उससे कर लो, उससे आ जाएगा ना, हाँ तो क्लोज इंटरवल में है ना, हाँ हाँ बन जाएगा, और f(3) f(-1) गिवन है, तो वहां से पता चल जाएगा ना f(1) का वैल्यू, उससे भी आ जाएगा, एक वो भी तरीका है, इससे अगर करके देखो क्या आएगा, देखते हैं जरा को, तो इससे क्या होगा, लैग्रेंज थ्योरम यूज होगा। हाँ उससे भी कर सकते हैं आप, लाग्रांज से तो वो आगे यूज होगा ना, उसको अभी पढ़ाया नहीं मैंने, ठीक है उससे भी कर सकते हैं। तुम कहना चाह रहे हो ना एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये वाला, अच्छा बी माइनस ए, सो अच्छा ये आगे आएगा, हालांकि ना अभी तो चलिए नहीं इस पे करेंगे। सर एफ डैश एक्स दिया हुआ है तो उसको तो स्लोप भी तो कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। हाँ हाँ लिख सकते हैं, फिर 2 पॉइंट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, हम रो 1 रख देंगे। हाँ ये भी सही है, तो एफ डैश एक्स लेस देन 1 है, मान लो एफ एक्स है ना, एफ डैश एक्स कोई भी लेस देन 1 हो सकता है, तो एक तो इस तरीके से या तो कर लो तुम, तो ऐसा कर सकते हो कि कितना आ गया ये, अगर इससे सॉल्व कर, लेकिन ये हम आगे पढ़ाए नहीं, अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, इससे भी आगे जाके कुछ ना कुछ कंक्लूजन आएगा, लेकिन चूंकि ये पढ़ाए नहीं मुझे तो अभी स्किप करते हैं, तो अगले को देखते हैं जब आएगा, तो रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम आगे पढ़ाएंगे, तो उसको रहने दो, फिर देखते हैं जहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोला हो। अच्छा ये 2 वेरिएबल का है, यहाँ भी कहीं ना कहीं वो थ्योरम्स यूज होंगे, है ना, तो ये सब आगे डिस्कस करते हैं अभी। ये क्या है, ये 2 वेरिएबल फंक्शन है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा इससे, ये सब गेट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी ट्रेस कर रहा है। डिफरेंशिएबल लिखना पड़ेगा, तो 2 वेरिएबल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं ना 2 वेरिएबल के, तो 2 वेरिएबल आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ये सब भी आगे डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन वाला भी।
एक बार डिफरेंशिएशन कर ले उसके बाद। हाँ ये कर सकते हैं ट्राई, है ना। तो अभी जो हमने किया है उसके आधार पे ये कर सकते हैं ट्राई, और जो थ्योरी आज हमने कंप्लीट किया है तो इसको तो ट्राई कीजिए। सो ये भी इजी है। पिछला वाला क्वेश्चन आप स्किप किया क्योंकि वहां पे रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम पे होगा, तो वो आगे जब स्टेटमेंट देख लेंगे तब सॉल्व करेंगे। ओके एक लोगों ने सिर्फ आंसर दिया, बाकी लोग देखो इसमें क्या है सिंपली कि ये जो फंक्शन है अभी हमने इसका डिस्कशन किया है। सो दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये देखा था हमने। बट ये जो फंक्शन है जैसे हमने कहा मॉड x 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे मॉड x माइनस a इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, क्योंकि इसका ग्राफ बनाओगे आप तो ऐसा होगा a पे, है ना, इस पे होगा एक्चुअली। सो ऐसा होगा एक्चुअली, ये जो भी नंबर है जैसे ये फंक्शन, तो ये वाला 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी कॉन्टिन्यूअस ये भी है, r पे कॉन्टिन्यूअस ये भी है, r पे कॉन्टिन्यूअस ये भी, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है एक्चुअली। सो क्या होगा, सो बोल रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, ये गलत कह रहा है। डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट एट 1, डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट एट 1, हाँ ये सही बात है। जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल एट 0 बट नॉट एट 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1, नहीं ये गलत कह रहा है ना। सो कहने का मतलब ये है बी ऑप्शन ही ओके। किसी को डाउट है पर पूछ लो क्यों, बिकॉज हमने अभी ये प्रूव किया है x mod x इज डिफरेंशिएबल एट 0 एंड इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो वो तो रहेगा mod x minus 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, तो होल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1। ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, तो ये एग्जाम का ही है। सो अभी जो हमने कवर किया उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। सो मुश्किल तो नहीं है, हाँ ये सब दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वन वेरिएबल में ये जो है ये देख सकते हो, ये सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन रेशनल इरेशनल वाला मुझे डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं ये मैंने डिस्कस नहीं किया अभी। सो क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर,
इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली, बताओ इसको होमवर्क है, चेक करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है। सो कंटिन्यूटी के लिए जैसे डिफरेंशिएबिलिटी कर रहा है, इसको ट्राई करके आना, ठीक है। अभी 9-12 में दूसरा बैच है, सो ये ट्राई करके आना। नेक्स्ट टाइम अभी इस पे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे, और वो असाइनमेंट लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो मैंने पोस्ट किया ग्रुप में, पोस्ट किया हुआ जस्ट टैग किया है, तो आप उसको ट्राई करके आना एक बार, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, कुछ क्वेश्चन लिमिट का कर लो, कुछ कंटिन्यूटी कुछ डिफरेंशिएबिलिटी का, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ट्राई करके आओ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं उसमें डाउट्स अगर हो तो, और इस जैम में और जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के और भी होंगे तो वो डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए चलो ये स्टॉप करता हूँ। थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर जी, सर वो पिछली वाली साइड देखो ना, उधर आपने रिजल्ट लिखी थी। ये नहीं सर, ये नहीं सर, इसके बीच ये तो अभी इसको छोड़ दो क्योंकि ये बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ ये हाँ, ये सर, हाँ